तो गाइस वेलकम बैक टू ज्ञानवर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग पेम मैट्रिक्स एंड ब्लॉसम मैट्रिक्स की बात करेंगे। स्कोरिंग मैट्रिक्स के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं एंड में लिस्ट दे दूंगी पूरी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम अगर पेम मैट्रिक्स और ब्लॉसम मैट्रिक्स की बात करें तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहले पेम मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, फिर ब्लॉसम और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो दो मेजर फैमिलीज हैं स्कोरिंग मैट्रिक्स की। टू मेजर फैमिलीज हैं स्कोरिंग मैट्रिक्स की, जैसे हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट इज व्हाट, आपका पेम मैट्रिक्स, एंड सेकंड इज व्हाट, आपका ब्लॉसम मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पेम का फुल फॉर्म क्या है? पेम का फुल फॉर्म होता है पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन। पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन, हम पहले पेम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशंस, इसको किसने दिया था? ये इंट्रोड्यूस्ड किया था मार्गेरेट डेहॉफ। मार्गेरेट डेहॉफ ने इसे इंट्रोड्यूस्ड किया था 1978 में। ये इंपॉर्टेंट है, किसने इसे इंट्रोड्यूस किया था? मार्गेरेट डेहॉफ ने। इन्हें इवन फादर या आप कह सकते हैं मदर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी कहा जाता है, मार्गेरेट डेहॉफ को। ठीक है, अब चलिए पहले हम थोड़ा पेम के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखिएगा, जो पेम मैट्रिक्स है, आपकी जो पेम मैट्रिक्स है, उसे डेहॉफ ने कैसे कंस्ट्रक्ट किया? डेहॉफ ने क्या किया? फाइलोजेनेटिक ट्रीज को कंस्ट्रक्ट किया, क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन्स लिए और फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट किया। अगेन आई एम रिपीटिंग, डेहॉफ ने क्या किया? क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन्स लिए। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन्स लिए, उनका फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्ट फाइलोजेनेटिक ट्री। ठीक है, और इस फाइलोजेनेटिक को ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया? डिटरमाइंड किया एंड डिटरमाइंड द अमाइनो एसिड रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डेहॉफ ने क्या किया? फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट किया, क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन्स लेके, और डिटरमाइन किया कि अमाइनो रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? 71 ग्रुप्स लिए क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस के। क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस के 71 ग्रुप लिए। ऐसे देखिए, अब हम कह रहे हैं क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन सीक्वेंस, तो ऑब्वियसली अगर ये प्रोटीन सीक्वेंस 100% तो सिमिलर नहीं होंगे, तो एटलीस्ट क्लोजली रिलेटेड में एटलीस्ट 85% सिमिलैरिटी हो। ऐसे प्रोटीन सीक्वेंसेस लिए, क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस लिए, प्रोटीन सीक्वेंस जिनमें क्या हो? 85% सिमिलैरिटी। ठीक है, इनको यूज किया और इससे इन्होंने क्या किया? फाइलोजेनेटिक ट्री का कंस्ट्रक्शन किया। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए मेरी बात। जैसे सपोज कीजिए ये सीक्वेंसेस हैं, ये आपका सीक्वेंस है, ले लीजिए। अब देखिएगा, ये आपके सीक्वेंसेस हैं, हम एक बात कर रहे हैं इस पोजीशन की स्पेसिफिक। तो आपका डी जो है वो रिप्लेस्ड हो रहा है एक टाइम पर ई से सब्सटीट्यूट हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि डी जो है इजीली रिप्लेस्ड, हमें पता है डी हमने स्कोरिंग मैट्रिक्स में पढ़ा है, डी जो है इजीली रिप्लेस्ड हो सकता है ई से। ठीक है, तो क्योंकि अच्छा क्यों हो सकता है, ध्यान से याद हो अगर आपको, क्योंकि ये किसी के फंक्शन को चेंज नहीं, ये क्या है? उस प्रोटीन के फंक्शन को चेंज नहीं करेगा। क्यों? कि ये क्या है? एसिडिक है, एस्पेटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो डी की जगह अगर ई भी आ गया तो क्या है? प्रोटीन का फंक्शन चेंज नहीं होगा, और प्रोटीन का फंक्शन चेंज नहीं होगा तो इस टाइप के म्यूटेशन को, ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप के म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टेड म्यूटेशन। नेचर ने टाइप के म्यूटेशन को क्या किया? एक्सेप्ट किया।
तो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू वो क्या हुआ, एक्सेप्ट हुए, तो इस टाइप के म्यूटेशन को बोलते हैं हम एक्सेप्टेड म्यूटेशन। इसीलिए इस मैट्रिक्स का नाम पड़ा एक्सेप्टेड म्यूटेशन, पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन। एक पॉइंट पर अगर देखिए, समझिए मेरी बात को, सीक्वेंसेस हैं, डी की जगह अगर ई भी आ गया, अगर डी की जगह ई भी आ गया, तो क्या प्रोटीन का फंक्शन आपको सोचिए नहीं होगा ऑब्वियसली उसका चेंज, ठीक है। तो अगर प्रोटीन का फंक्शन चेंज नहीं हो रहा तो क्या इस टाइप के म्यूटेशन एक्सेप्टेड नहीं है, ऑब्वियसली नेचर एक्सेप्ट कर रहा है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। दीज आर द एक्सेप्टेड म्यूटेशन। आई होप सो। मैं एक बार और आप लोगों को पूरा रिवाइज करके बता दूं मैंने क्या क्या बोला, देखिएगा ध्यान से। मैं क्या बात की, हमने बात की कि टू मेजर फैमिलीज हैं स्कोरिंग मैट्रिक्स की, पैम एंड ब्लॉसम। पैम स्टैंड करता है पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन को मार्गरेट डे हॉफ ने 1978 में इसे इंट्रोड्यूस्ड किया था। उन्होंने क्या किया, फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट किया और क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन को, क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन्स को लेके फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट किया और डिटरमाइन की कि अमाइनो एसिड रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उन्होंने इसके लिए 71 ग्रुप्स लिए क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस के, और ऐसे सीक्वेंसेस थे जिसमें 85% एटलीस्ट सिमिलैरिटी हो, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन कैसे है, अगर डी जो है ई से रिप्लेस्ड हो रहा है, ठीक है, अगर डी आपका ई से रिप्लेस्ड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये म्यूटेशन है, एक्सेप्टेड है। नेचर, अगर हम नेचर के थ्रू बात करें तो नेचर क्या है, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए हम इसे एक्सेप्टेड म्यूटेशंस हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इस मैट्रिक्स की तरफ देखिए। अगर अपने मैट्रिक्स, तो ये क्या है, पैम 250 की मैट्रिक्स है, ठीक है। देखिएगा ये जो डायगोनल लाइन है, मैं रेड कलर करती हूँ, ये जो डायगोनल लाइन है, देखिए दो तरीके के इसमें ऑट्स होते हैं। ये जो डायगोनल लाइन है, ये डायगोनल लाइन, ये डायगोनल लाइन रिप्रेजेंट करती है आपके रिप्लेसमेंट ऑड को। ये डायगोनल लाइन क्या है आपकी, रिप्लेसमेंट ऑड। और बाकी के जितना भी ये मैट्रिक्स बचा हुआ है, हाईलाइट करती हूँ दूसरे कलर में, बाकी का ये जितना भी है, मैं पर्पल से, पर्पल आपको दिख नहीं रहा हो, ब्लैक यूज कर, ये जितना भी बाकी का ये मैट्रिक्स है पूरा बचा हुआ, ये क्या है आपका एक्सचेंज ऑड। बाकी का मैट्रिक्स क्या है बचा हुआ, एक्सचेंज ऑड्स। डायगोनल वाला क्या है, रिप्लेसमेंट, बाकी का बचा हुआ क्या है, एक्सचेंज ऑड। रिप्लेसमेंट ऑड का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। रिप्लेसमेंट ऑड का मतलब है कि जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू हैं मोस्ट लाइकली हैं रिप्लेस्ड होने के लिए विद लार्जेस्ट डायगोनल वैल्यू। अगेन मैं लिख देती हूँ रिप्लेसमेंट ऑड का मतलब क्या है, समझ आएगा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। जो डायगोनल वाला है हम उसे रिप्लेसमेंट ऑड करें, उसका मतलब क्या है, अमाइनो एसिड रेसिड्यूज most likely to be replaced have the largest diagonal value। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बाकी का बच्चा पोर्शन क्या है आपका, एक्सचेंज ऑड है। अब देखिएगा, अगर मैं ग्लाइसिन और प्रोलीन की बात करूं, आप इसी फिगर में देखिएगा, मैं ये से रब कर रही हूँ क्योंकि समझ आने के लिए, देखिएगा देखिएगा, ग्लाइसिन एंड प्रोलीन, देखिए ये आपका ग्लाइसिन है, ठीक है, ये ग्लाइसिन, और ये क्या हो गया, प्रोलीन, ठीक है। तो ग्लाइसिन और प्रोलीन की जरा वैल्यू देखिए कितनी है, -1 है। ये देखिए ग्लाइसिन और प्रोलीन की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ग्लाइसिन और प्रोलीन की एक्सचेंज वैल्यू कितनी, और वहीं पर ग्लाइसिन और एलिनिन की वैल्यू देखिए, ग्लाइसिन, ठीक है, और एलिनिन की ये देखिए 1, ग्लाइसिन और एलिनिन की वैल्यू क्या है, 1। तो इसका मतलब क्या है, ग्लाइसिन एंड प्रोलीन विद एन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ -1 आर लेस लाइकली टू एक्सचेंज देन आर ग्लाइसिन एलिनिन। ग्लाइसिन और प्रोलीन क्या है, वो लेस लाइकली एक्सचेंज कंपैरिजन टू ग्लाइसिन और एलिनिन, ठीक है, क्योंकि ग्लाइसिन और एलिनिन की वैल्यू क्या है, 1।
आई होप सो इतना पार्ट समझ आएगा कि रिप्लेसमेंट ऑट क्या होता है और आपके ये एक्सचेंज ऑट्स क्या होते हैं, ये सब। अब आपको याद हो हमने स्कोरिंग मैट्रिक्स में ग्रुप भी वो किए थे डिस्क्राइब। देखिए सिस्टीन अलग एक ग्रुप में है, सेरीन, थ्योरोनिन, प्रोलीन, आर्जिनिन, प्रोलीन, एलिनिन और ग्लाइसिन एक ग्रुप में, ठीक है। देन NDEQ एक ग्रुप में है, HRK एक ग्रुप में है। HRK अगर आपको याद हो तो क्या बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। NDEQ याद हो तो एसिड एसिड एसिडमाइड एंड हाइड्रोफिलिक है। STPAG अगर याद हो तो क्या है, स्मॉल हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। MILV अगर याद हो आपको तो क्या है, स्मॉल हाइड्रोफोबिक है। FYW क्या है, आपके एरोमेटिक। इनको क्या है, एक एक ग्रुप्स में रखा गया है इस बेसिस पे, उनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस। तो आई होप सो गाइस पैम अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। मैं बाकी और चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो मैं अभी आपको एंड में बताऊंगी कि आपको कैसे शॉर्ट ट्रिक में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। पर ये पूरा पैम मैट्रिक्स आई होप सो क्लियर हुआ हो अच्छे से, ठीक है। अब वहीं पर हम लोग ब्लॉसम मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। ब्लॉसम, ध्यान दीजिएगा ब्लॉसम मैट्रिक्स को। ब्लॉसम रिप्रेजेंट करता है आपका ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। ये किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था? इंट्रोड्यूस्ड किया था हेनिकॉफ ने 1992 में। इन्होंने क्या किया था, देखिए पैम में क्या लिया गया था, क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस लिए गए थे। ब्लॉसम में क्या किया गया, ब्लॉसम में डिस्टेंसली डिस्टेंटली रिलेटेड प्रोटीन्स लिए गए, मल्टीपल अलाइनमेंट्स ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। पैम में क्या किया गया था, क्लोजली रिलेटेड लिए गए। ब्लॉसम में क्या किया है, मल्टीपल अलाइनमेंट ऑफ डिस्टेंसली रिलेटेड प्रोटीन। ये जो ब्लॉसम मैट्रिक्स है कहाँ से ड्राइव्ड हुई है, ब्लॉक डेटाबेस से। ब्लॉक्स एक डेटाबेस है, वहां से ये मैट्रिक्स क्या है, ड्राइव्ड हुई है ब्लॉसम मैट्रिक्स। और ब्लॉक डेटाबेस बेसिकली आपका क्या है, ब्लॉक डेटाबेस क्या है, आपके सीक्वेंसेस होते हैं रिलेटेड प्रोटीन के, ध्यान से सुनना। और कैसे सीक्वेंसेस होते हैं, अनगैप्ड अलाइनमेंट होता है उन सीक्वेंसेस में, क्या होता है, अनगैप्ड अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंस रीजन्स ऑफ रिलेटेड प्रोटीन्स। क्या है आपका ब्लॉक डेटाबेस, अगेन रिपीट कर रही हूं, अनगैप्ड अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंस रीजन ऑफ रिलेटेड प्रोटीन्स। ब्लॉक मैट्रिक्स, ये ब्लॉसम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे की गई, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए एक क्लस्टरिंग अप्रोच को यूज किया गया। क्या यूज किया गया, क्लस्टरिंग अप्रोच को। बेसिकली ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आपके ये सीक्वेंसेस हैं, ये सीक्वेंसेस हैं, ये ब्लॉक सीक्वेंसेस हैं रिलेटेड प्रोटीन के। अब क्या किया गया इनको, मैंने क्या कहा, क्लस्टरिंग अप्रोच यूज की, तो इनको क्लस्टर किया गया। क्लस्टर किस बेसिस पे किया गया, हम कह सकते हैं कि ऐसे सीक्वेंसेस लिए गए उस बेसिस पे कि 60%, एटलीस्ट 62% सीक्वेंस आइडेंटिटी हो, क्या हो, उनको एक क्लस्टर में रख दूं, जिनमें अगर 62% एटलीस्ट सीक्वेंस आइडेंटिटी है, आप उनको क्या करो, एक क्लस्टर में रख दो। अब ये एक क्लस्टर में आ गए जिनमें 62% सीक्वेंस आइडेंटिटी है, फिर क्या करो, इनका कैलकुलेट करो इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सब्सटीट्यूशन। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सब्सटीट्यूशन। फिर डिसाइड करना है कि क्या इन, जब आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली सब्सटीट्यूशन की, देन आप डिसाइड कीजिए, डिसाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इज मीनिंगफुल और नॉट, और नॉट। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुना।
देखो हमने क्या किया, ब्लॉक सीक्वेंसेस लिए रिलेटेड प्रोटीन के, ठीक है। अब कुछ बेसिस पे क्लस्टर करेंगे। अब यहाँ पे 62% रखा है, देखिएगा ये 62% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अगर ये 62% के बेसिस पे हम क्लस्टर करते हैं तो हम कहेंगे ब्लॉसम 62 है ये हमारा। अगर हम इसे 60% के बेसिस पे करते हैं तो हम कहेंगे ब्लॉसम 60 है हमारा। अगर 50% के बेसिस पे हम क्लस्टर करते हैं तो हम कहेंगे ब्लॉसम 50 है हमारा, ठीक है। तो जब क्लस्टर कर लेंगे हम, फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे सब्सटीट्यूशन की, देन डिसाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी कि वो सब्सटीट्यूशन जो प्रोबेबिलिटी है वो मीनिंगफुल है या नहीं है। तो अगर सपोज कीजिए मुझे अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्स सीक्वेंसेस चाहिए ब्लॉसम में, अगर मुझे बहुत ज़्यादा डाइवर्स सीक्वेंसेस चाहिए तो मैं कट ऑफ हाई रखूंगी या लो रखूंगी। ऑब्वियसली सी बात है, मैं कट ऑफ क्या करूंगी, लो रखूंगी। कट ऑफ क्या रखूंगी, लो रखूंगी, लाइक 40 50। कट ऑफ कम रखूंगी अगर मुझे बहुत ज़्यादा डाइवर्स। क्यों, अगर मैंने कट ऑफ हाई रखी, सपोज कीजिए मैंने कट ऑफ क्या रखी 80, तो ऐसे सीक्वेंसेस आएंगे जिनमें 80% आइडेंटिटी हो, और 80% आइडेंटिटी होगी इट मीन बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हो, ठीक है। तो कट ऑफ अगर मेरी कम है इट मीन्स दैट डाइवर्स सीक्वेंस मेरे उसमें आ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस इतना क्लियर हुआ होगा आपको ब्लॉसम और पैम के बारे में। अब चलिए मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ। देखिए पैम 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है पैम 1 2 30 80 ये वेरिएंट्स होते हैं पैम। तो पैम 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1%। जैसे ओवर 100 अमाइनो एसिड रेसिड्यू में कोई 1 अमाइनो एसिड में क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। तो 1% ऑफ द अमाइनो एसिड पोजिशन दैट हैव बीन चेंज। पैम 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 1% मीन्स कोई 1 अमाइनो एसिड रेसिड्यू ओवर 100 अमाइनो एसिड रेसिड्यू में चेंज हुआ होगा, कोई एक अमाइनो एसिड, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे पैम की तरफ नीचे की तरफ बढ़ेंगे, वैसे क्या होगा, डिफरेंस इंक्रीज होगा। डिफरेंस इंक्रीज मीन्स इवोल्यूशनरी डिस्टेंस इंक्रीज होगा। इवोल्यूशनरी डिस्टेंस जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मीन्स दैट अगर सपोज कीजिए मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ही रिलेटेड के लिए अगर बात करें तो पैम 2 की बात करूँगी, लेकिन तो बहुत कम की बात करनी है तो मैं पैम 1 के लिए बात करूँगी। मैं भी आगे समझ आएगा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ब्लॉसम की, तो देखिए हैनिकॉफ ने दिया है कंजर्व रीजन हैविंग नो गैप ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लॉक डेटाबेस लोकल अलाइनमेंट, ठीक है। ये लोकल वाला चीज़ें समझ आएंगी। देखो अब देखो, अब उसमें क्या था, हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो डिफरेंस इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, सिमिलैरिटी इंक्रीज होगा। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, सिमिलैरिटी। क्यों, क्योंकि 80 क्या है यहाँ पर, कट ऑफ है। 80 क्या है यहाँ पर, कट ऑफ मीन्स 80% आइडेंटिटी। मीन्स अगर 80% आइडेंटिटी तो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड होंगे, मीन्स सिमिलैरिटी की बात। तो आप इससे बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि अगर पैम 1 है या ब्लॉसम 80 है तो सिमिलैरिटी होगी। पैम 250 है या ब्लॉसम 52 है तो मीन हम बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इजी तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये गेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, द सुटेबल सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स टू अलाइन क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस। क्लोजली रिलेटेड अगर सीक्वेंसेस हैं तो उसके लिए आप कौन से ब्लॉसम की तरफ जाएंगे, क्लोजली रिलेटेड के लिए किसकी की तरफ जाएंगे आप। अगर हम देखिए अगर हमें क्लोजली रिलेटेड के लिए जाना है तो ब्लॉसम 80, ठीक है, मीन्स ज़्यादा ब्लॉसम होगा, और ब्लॉसम 80 पर प्लेम 250 नहीं आ सकता, तो पैम 40 एंड ब्लॉसम 80। समझ आई, क्योंकि पैम 250 क्या रिप्रेजेंट करेगा आपकी, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो पैम 250 नहीं आ सकता। ब्लॉसम ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिप्रेजेंट करेगा कि बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, क्या ऑप्शन सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2014 में पूछा गया है, द अमाइनो एसिड सब्सटीट्यूशन मैट्रिसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंटिजेंसी फॉर कंपेयरिंग प्रोटीन सीक्वेंस। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना। तो देखो पैम 250, पैम 120, पैम 100, पैम 100 120 250, 100 120 120 2। तो देखो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे कि लाइक आप एक सीक्वेंस में चलेंगे ना, लाइक 100 120 250, या तो ऐसे चलेंगे, ये 250 120 100 ऐसे चलेंगे, तो ये दोनों सी और डी तो नहीं होंगे। तो देखिए क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, क्या होगा आंसर, पैम 100 पैम 120 देन पैम 50। अगर आपको प्रोटीन सीक्वेंसेस को कंपेयर करना है
तो पहले पेम 100 के पास जाएंगे, देन उससे ज़्यादा डाइवर्जेंस 120, देन उससे ज़्यादा डाइवर्जेंस पेम 250। नेक्स्ट डीबीटी 2009 में क्वेश्चन आया है, ब्लॉक रेफर्स टू, ब्लॉक क्या रेफर करता है आपके, गैप्ड अलाइन मोटिव, अनगैप्ड अलाइन मोटिव, कोडिंग सीक्वेंसेस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो ब्लॉक डेटाबेस के बारे में हमने देखा था कि वो क्या होते हैं, अनगैप्ड अलाइनमेंट होते हैं। तो क्या होगा, बी वाला क्या होगा आपका ऑप्शन सही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द डिफॉल्ट स्कोरिंग मैट्रिक्स यूज्ड इन ब्लास्ट। अच्छा ये ब्लास्ट की बात है तो अभी हम नहीं यहाँ डिस्कस कर रहे। हायर वर्जन ऑफ ब्लॉसम कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट, अगर हायर वर्जन ऑफ ब्लॉक्स मान लें, ब्लॉसम मान लें, तो हायर वर्जन की अगर हम बात करें तो 80% क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लोजली रिलेटेड। 80% क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लोजली रिलेटेड को। अगर कल कोई क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, लोअर वर्जन ऑफ ब्लॉसम कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट, क्या होगा, डिस्टेंस रिलेटेड ऑब्वियसली, क्योंकि 80 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 80% हमने कट ऑफ रखा है, मींस क्लस्टर में 80% सीक्वेंस आइडेंटिटी। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज़्यादा अपडेट जानने के लिए आप हमें ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्ञानवर्षा@gmail.com पे आप मुझे मेल करके ही बता सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।